हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की एक सीरीज हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम टॉपिक जो उठाने वाले हैं वो उठाएंगे संचार प्रौद्योगिकी से। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो टॉपिक होगा उसमें हम उठाएंगे संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो हमें कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और जो समझनी बहुत आवश्यक हैं, जिनमें काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को और स्टूडेंट्स को डाउट होता है, ऐसा टॉपिक हम आज उठाने वाले हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में और एज कंप्यूटिंग के बारे में। तो आज का जो हमारा इस टॉपिक का सब टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग वर्सेस एज कंप्यूटिंग। तो क्या होता है क्लाउड या क्या होता है एज? देखो, कंप्यूटिंग तो एक प्रोसेस है ना। कंप्यूटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। आप किसी भी चीज में आप कोई कंप्यूटर को कोई डेटा देते हो और उसको वो प्रोसेस करता है। देखो, जैसे मैंने लिखा 90, 85 एंड 70, ये क्या है? ये क्या है? एक रैंडम कोई भी आंकड़े हैं, है ना। रैंडम क्या हो गया? नंबर्स हो गए। ये एक्चुअली डेटा भी नहीं है, ये रैंडम नंबर्स हैं। बट अगर मैंने यहाँ पे 90, 85, 70 लिख दिया और उसके आगे लिखा कि ये ए के मैथ्स के मार्क्स हैं, ये बी के मैथ्स के मार्क्स हैं एंड ये सी के मैथ्स के मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, अगर हमने ये लिखा तो इसका मतलब है कि ये अब एक डेटा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? एक डेटा हो गया। अब मान लीजिए कंप्यूटर को मैंने 1000 ऐसे नंबर्स दिए और उसको बताया कि ये सबके मैथ्स के मार्क्स हैं या ये सबके साइंस के मार्क्स हैं। इतना सारा मैंने कंप्यूटर को डेटा दिया। अब जब वो प्रोसेस करेगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये कंप्यूटिंग हो रही है। ठीक है। तो अब देखो, क्लाउड क्या होता है और एज क्या होता है, इसको समझते हैं। तो आप लोग, आजकल स्मार्टफोन का जमाना है, स्मार्ट वॉचेस का जमाना है, स्मार्ट दुनिया हो गई है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम गूगल फोटोज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारे फोन में जो भी फोटोज होती हैं, हम फोटोज क्लिक करते हैं, उनको हम एक जगह जीमेल आईडी बना लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी फोटोज हो जाती हैं और एक जीमेल आईडी में वो स्टोर नहीं हो पाती, या एक ही उसमें वो स्टोर नहीं हो पाती। तो फिर हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए हम एक अलग जीमेल आईडी बना लेते हैं और उसमें वो सारी फोटोज क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। लाइक किसी का बर्थडे पार्टी हुआ और उसकी जो फोटोज हैं वो हमने एक अलग उसके नाम की बर्थडे पार्टी की जीमेल बना ली। अब जो जीमेल बनाई और फोटोज जो स्टोर हुई वो कहाँ हुई? अब देखो, आपने क्योंकि जीमेल आईडी बनाई है, इसका मतलब है कि जीमेल आईडी आपके फोन में जब थी तो जिस डिवाइस में थी उस डिवाइस में आपकी फोटो आ गई। अब अगर आप दूसरे डिवाइस में अपना जीमेल आईडी लॉगिन करेंगे तो वो उस डिवाइस में भी आपकी फोटोज शो करेगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आपकी फोटोज थी या आपका जो डेटा था, XYZ जो भी डेटा था, फोटोज, वीडियोज, आप आजकल बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, हम स्नैपचैट यूज करते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे जीमेल आईडी में स्टोर होती हैं। तो एक्चुअली वो आपके फोन में स्टोर नहीं है, वो आपके जीमेल पर स्टोर है। तो जब भी आप जीमेल कहीं पर लॉगिन करते हैं तो उस डिवाइस में वो फोटोज आ जाती हैं। बट क्या है कि एक सर्टेन प्लेस होता है जहां पर ये डेटा स्टोर होता है। ठीक है। और इस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्लेस को हम क्लाउड बोलते हैं। अब ये क्लाउड, जैसे मैंने स्पेस बोला, तो ये कोई भौतिक स्पेस नहीं है, ये कोई भौतिक स्थान नहीं है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये क्लाउड है। क्लाउड क्या है? क्लाउड एक तरह का, आप समझिए, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में क्लाउड में लोगों का डेटा एकत्रित होता है और फिर क्या होता है कि सर्वर से ये चीजें कनेक्ट होती हैं। जैसे कि आपने जीमेल आईडी को डिवाइस में लॉगिन किया, सर्वर पे सिग्नल गया, सर्वर से वापस आपके पास सिग्नल आया और आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो गया, रिसीव हो गया। तो क्लाउड, अब जो क्लाउड कंप्यूटिंग है एंड एज कंप्यूटिंग है, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो,
एज कंप्यूटिंग में भी डेटा स्टोर ही करते हैं हम, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, एज कंप्यूटिंग में भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। बट मैंने जैसा कि आपको बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जो डेटा स्टोर होता है वो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में स्टोर होता है, और ये भी बताया कि सर्वर से सिग्नल जाते हैं, सिग्नल आते हैं। तो जब सर्वर से सिग्नल आ रहे हैं, सिग्नल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी बीच में, जैसे हम कहीं जाते हैं ना, जैसे बैंक्स जाते हैं, बैंक्स में ये प्रॉब्लम बहुत होती है, या गवर्नमेंट ऑफिसेस, या कोई भी ऐसी कंपनीज देख लें आप जहां पर बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करने की जरूरत पड़ जाती है, वहां पर क्या होता है, सर्वर का इशू कभी कभी आने लग जाता है। तो सर्वर पे पहले सिग्नल जाएगा, फिर सर्वर से वापस आएगा, तब प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो उसकी वजह से कभी कभी डिले हो जाता है इंफॉर्मेशन आने में और उसकी प्रोसेसिंग में। तो ये डिले ना हो, इसके लिए हम यूज करेंगे एज कंप्यूटिंग का। किसका यूज करेंगे? एज कंप्यूटिंग का यूज करेंगे। तो अब एज कंप्यूटिंग एक्चुअली है कहाँ, है क्या, एंड ये यूज कहाँ होती है? तो देखो, एज कंप्यूटिंग जो है उसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में स्टोर नहीं होता। जहां पर किसी चीज की प्रोसेसिंग होनी है उसके लिए अलग से वहीं पर बड़ा कंप्यूटर रख दिया जाता है जिसमें वो डेटा प्रोसेस होता रहता है। तो अब इसका यूज कहाँ होता है? अब इसका जो यूज है वो आप देखोगे कि जो ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, जो सेल्फ ड्राइविंग आपकी कार्स होती हैं, वहां पर ये वाला जो डेटा है वो यूज किया जाता है। अब क्यों यहाँ सेल्फ ड्राइविंग कार्स में एज कंप्यूटिंग की आवश्यकता पड़ी? देखो, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में एज कंप्यूटिंग की आवश्यकता इसलिए पड़ी बेटा, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार्स यानी कि उनको कोई चला नहीं रहा है, और इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से इंटरनेट पर बेस्ड है, और सिग्नल आ रहे हैं, सिग्नल जा रहे हैं। अब देखो, कार के मामले में ये चीज बहुत अवश्यम भावी है कि अगर सिग्नल टाइम पर नहीं पहुंचा, सर्वर टाइम पर नहीं मिला, तो 2 सेकंड या 1 सेकंड के अंतर्गत ही किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जीव जंतु की जान को खतरा हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए सेल्फ ड्राइविंग कार ने ये सोचा कि अब इस समय ऐसी सिचुएशन है, सामने कोई बच्चा है, सामने कोई महिला है, कोई जीव जंतु है, कुछ भी है, उसे ब्रेक लगाना चाहिए या नहीं। अब मान लीजिए यहाँ से सिग्नल जो है वो क्लाउड पर गया, यदि हम क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे होते तो यहाँ से सिग्नल क्लाउड पे गया और क्लाउड से सिग्नल वापस आया। अगर 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड का भी अंतर आ गया तो दिक्कत ये हो सकती है कि ब्रेक जिस समय लगना चाहिए था उस समय नहीं लगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स में ही बड़े बड़े कंप्यूटर, इस तरीके के कंप्यूटर्स, बड़े बड़े का कहने का मतलब है ऐसे कंप्यूटर्स जो बहुत जल्दी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, और उनको पास में ही रखते हैं सो दैट जो सर्वर्स है वो आसानी से मिल सके। इसलिए एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग का जो ये डिफरेंस हमें समझना था, और इनका जो यूज है वो कहाँ होता है, कैसे होता है, वो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू प्लूटस आईएएस। सो आज हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेकंड वीडियो है, और अब हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पढ़ रहे थे, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में ही दूसरा टॉपिक जो हम उठाने वाले हैं, और ऐसा टॉपिक हम उठाएंगे जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन होती है। तो देखो, अब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में हमको क्या देखना है? हमें देखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। हम सभी एआई का इस्तेमाल करते हैं,
राइट। और एआई के इस्तेमाल के वजह से क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स भी उठते हैं, बहुत सारे फायदे भी हैं एआई के इस्तेमाल से, और बहुत सारी ऐसी चिंताएं भी उत्पन्न होती हैं कि एआई की वजह से जॉब्स जा सकती हैं, एआई की वजह से लोगों की रचनात्मकता में कमी आ सकती है, एआई की वजह से ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो देखते हैं एआई एक्चुअली है क्या। तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो क्या होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखो, नाम से ही क्लियर है कि बुद्धिमत्ता, वो भी कृत्रिम। अभी तक देखो, कंप्यूटर क्या करता था, कंप्यूटर को हम डेटा देते थे, मान लीजिए रैंडम नंबर्स देते थे या कोई डेटा देते थे, 1000 आंकड़े देते थे, पिछले वीडियो में बताया था। उसका फिर वो प्रोसेसिंग करता था, उसको संभाल के रखता था, या जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते थे वो बस उतना ही करता था, यानी कि वो दिमाग नहीं लगाता था, है ना। तो अब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंट बना रहे हैं हम कंप्यूटर्स को। तो कंप्यूटर्स कैसे इंटेलिजेंट बनेंगे? तो क्या कंप्यूटर्स अभी गधे हैं? इसका मतलब है कि अगर आपने 1000 डेटा कंप्यूटर को दिया, 1000 डेटा आपने कंप्यूटर को मान लीजिए दिया, तो अब क्या होगा? अगर 1000 डेटा आपने कंप्यूटर को दिया, तो आप अब कंप्यूटर क्या करेगा, उस डेटा को पहचानने की कोशिश करेगा, उस डेटा को ऑब्जर्व करेगा कि अच्छा ये किस चीज का डेटा है, इससे अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, वैसा होता है तो क्या होता है। तो अब इसमें देखो कि 1000 डेटा आपने दिया, तो अब आप एक डेटा दे करके उससे पूछोगे कि अब इस डेटा के बारे में, इस डेटा के आधार पर अनुमान लगाओ कि इसका तात्पर्य क्या बन रहा है। ठीक है, 1000 डेटा दिया, तो अब एक डेटा का आपको अनुमान लगाना है। तो इसका मतलब है अब हम कंप्यूटर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा, यानी कि हमने तुम्हें ये चीज बताई, अब तुम क्या करो, अब हमें इसके आगे का बताओ कि ये चीज देखी, इसका पैटर्न ऑब्जर्व करो, इसके फंक्शंस देखो, अब आगे बताओ कि इसमें क्या होगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्यों हम इसको इंटेलिजेंट बोल रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर में हम क्या बोलते करते थे, हमने कहा कि कंप्यूटर प्लीज मल्टीप्लाई 100 इंटू 519। सो दिस इज, ये जो है ये बहुत इजी सा है। बट अगर मान लीजिए हमने 10 आंकड़े उसको दिए, 10 इंटू 10 डिजिट का हमने उससे मल्टीप्लाई करवाया, तो वो हमें मल्टीप्लाई करके दे देगा। तो मतलब क्या है कि जो मशीन वाला काम था वो कंप्यूटर कर रहा था अभी तक, बट अभी हमें इससे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। मतलब हम इससे एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं, एक कदम आगे की, कि हमने तुमको डेटा दिया, अब आगे का तुम सोच करके बताओ कि क्या होगा। तो अब देखो, एआई में ना कई चीजें होती हैं। जैसे एआई में और क्या होता है, एआई के कुछ पार्ट्स एंड सब पार्ट्स होते हैं। तो इसको मैं आपको एक डायग्राम की मदद से बताती हूँ। तो देखो, जैसे ये जो सबसे ऊपर वाला सरफेस है, इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब दूसरा सरफेस हमने लिया, इसको हम बोलेंगे मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग। और फिर सबसे अंदर वाला अगर हमने लिया ये सर्कल, तो इसको हम बोलते हैं डीप लर्निंग। अब देखो, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। देखो, एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन चीजों पर काम कर रहा है, जिन चीजों से काम कर पा रहा है, जिन तकनीकों से काम कर पा रहा है, वो तकनीकें मशीन लर्निंग है और डीप लर्निंग है। तो मशीन लर्निंग, देखो इसको हम एक फॉर्मूला के माध्यम से यदि समझना चाहें, तो एआई जो है, एआई बराबर मशीन लर्निंग प्लस डीप लर्निंग। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को मिला करके हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। अब देखो, आपको एक चीज क्लियर हुई होगी कि हमने अभी कंप्यूटर के फंक्शन में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फंक्शन में डिफरेंस कैसे देखा था। तो अगर हमने बोला मशीन लर्निंग, तो जो मैंने आपको बताया था कि 1000 आपको डेटा दिए, और 1000 के बाद आपको नेक्स्ट 1 2 3 इनका डेटा, इसका अनुमान लगाना है, सोचना है इसके बारे में पुराने पैटर्न के आधार पर। ठीक है, तो ये तो हो गया मशीन लर्निंग। यदि इस तरीके का पैटर्न समझ में आ पा रहा है तो इसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। लेकिन डीप लर्निंग क्या होती है? अच्छा, आपने देखा होगा कि आजकल फेशियल रिकॉग्निशन जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल हो रही है। हम फोन्स में भी लॉक, मतलब जो फोन का लॉक होता है उसको अनलॉक करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपना फेशियल रिकॉग्निशन उसमें डाल देते हैं कि मेरा चेहरा देखो और फिर फोन अनलॉक करना, अदरवाइज लॉक ही रहने देना, है ना।
तो इस तरीके की जो चीजें हैं, या फिर आप मान लीजिए कंप्यूटर को आपने बहुत सारे लोगों की पिक्चर दिखाई, बहुत सारे लोगों की आवाज सुनाई, बहुत सारे लोगों का आपने वीडियो दिखाया कि वो कैसे हरकतें करते हैं, उनकी एक्टिविटीज कैसी हैं, उनके एक्शंस कैसे हैं, उनके फीचर्स कैसे हैं। तो उसका एक पैटर्न पकड़ो। अब किसी नए व्यक्ति का फोटो दिया जाएगा एआई को, नए व्यक्ति की आवाज सुनाई जाएगी, नए व्यक्ति का वीडियो दिया जाएगा। अब उसके आधार पर वो अनुमान लगाएगा कि अच्छा 1000 लोगों का पैटर्न अभी ऑब्जर्व किया था, अब जो आगे के 3 लोग हैं इनके बारे में मैं इसके आधार पर क्या अनुमान लगा सकता हूँ। जैसे बहुत जो लोग ज्यादा हंसते हैं उनका फेस का एक्सप्रेशन, उनके फेशियल फीचर्स उन कैसे होते हैं, उनके एक्शंस कैसे होते हैं, या जो कुछ थोड़े बहुत दुखी रहते हैं उनके फीचर्स कैसे रहते हैं। तो अब एक व्यक्ति की फोटो वीडियो अगर एआई के पास आप दोगे तो वो ये देख करके बता सकता है कि ये खुश रहने वाला व्यक्ति है, या ये थोड़ा दुखी रहने वाला व्यक्ति है, या ये उदासीन व्यक्ति है। तो वो किसके आधार पर होता है? वो होता है डीप लर्निंग से। ठीक है, तो एआई जो है वो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के आधार पर काम करती है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की थर्ड वीडियो में मिल रहे हैं। और अब हम, क्योंकि हम अभी तक संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हैं, तो उसी तारतम्य में हम अब अगला टॉपिक उठाने वाले हैं, और उस टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ वेब्स, यानी कि वेब के प्रकार। तो क्या प्रकार है वेब के, वो हम देखते हैं, और वेब होता क्या है। ठीक है, तो देखो हम सब जानते हैं कि जैसे अब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है, कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ओके इस वेबसाइट पे अच्छे हैं, अच्छा उस वेबसाइट पे अच्छे हैं। तो जब हम वेबसाइट्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि वेबसाइट जो होता है वो एक पर्टिकुलर किसी भी कंपनी का एड्रेस होता है, कि इस एड्रेस पे या इस वेबसाइट पे उस कंपनी के बारे में या उस इंसान के बारे में सारी जानकारी आपको वहां पर मिल सकती है यदि उसने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। तो वेब क्या होता है? देखो हिंदी में वेब का मतलब जाल होता है ना। वेब का क्या मतलब होता है? जाल से है वेब का मतलब। तो यदि वेब जो है वो जाल है, इसका मतलब वेब हम क्या बोलेंगे कि जो वेब है वो वेबसाइटों का जाल है। किसका जाल है? वेब, वेबसाइटों का जाल। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि इसमें क्या खास बात है, ये तो हमें पता है। वेब हम पढ़ते हैं ना इन्वायरमेंट में, फूड वेब, फूड चेन, ये सारी चीजें हम पढ़ते ही हैं। तो अब वेब में हमें और क्या देखना है, क्या खास बात है जो हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वेब के बारे में पढ़नी है, और जिससे परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखो, जो वेब है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, और उसको भी मैं, जैसे मैंने आपको एआई, एमएल और डीएल को 3 सर्कल्स के माध्यम से एक वेन डायग्राम टाइप का बना के समझाया था, वैसे ही मैं वेब को भी आपको उसी डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूंगी। जैसे देखो, जो वेब है वो 3 प्रकार की होती है, और इसको हम एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे। सबसे जो ऊपर वाला वेब है, सबसे ऊपर वाला वेब है उसको हम कहते हैं सरफेस वेब। ठीक है, यानी कि सतह, सरफेस वेब। तो सरफेस वेब होती क्या है? ठीक है, ये है सरफेस वेब, ये है डीप वेब, और ये है डार्क वेब। डार्क वेब।
तो देखो, मतलब आपको शब्दों से ही क्लियर हो रहा होगा, सरफेस वेब यानी कि जो सरफेस पे रहती है, डीप वेब यानी कि थोड़ा डीप में रहती है, और डार्क वेब यानी कि शायद अंधेरे में रहती है ना। तो देखो, सरफेस वेब का जो मतलब है, सॉरी, सरफेस वेब का जो मतलब है वो ये कि ऐसी वेबसाइट्स जो सभी के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जो सभी के लिए अवेलेबल हैं? इसका मतलब जैसे देखो, हम लोग बहुत सारी वेबसाइट्स फॉलो करते हैं जो सबके लिए अवेलेबल है। आपने गूगल पे कुछ भी सर्च किया, मान लीजिए आप प्लूटस आईएस सर्च करें, और प्लूटस आईएस की जो वेबसाइट आपको गूगल पे दिखाई देगी, उसको हम बोलेंगे सरफेस वेब, क्योंकि वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जब भी आपने कुछ सर्च किया और आपको आपके सर्च पेज पे जो भी वेबसाइट्स दिखाई दी, उनको हम कहते हैं सरफेस वेब। उन सबको मिला करके हम क्या कहेंगे? सरफेस वेब, कि ये जो है ये सरफेस वेब है, ठीक है। तो सरफेस वेब का मतलब समझ में आया, ऐसी वेबसाइट्स जो सभी के लिए अवेलेबल है। उसके बाद आता है डीप वेब। अब डीप वेब क्या होता है? देखो, जो डीप वेब है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि सरफेस वेब जो हमने कहा कि सबके लिए एक्सेसिबल है, लेकिन डीप वेब सबके लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? अच्छा, देखो, अब आप व्हाट्सएप लॉग इन करते हो, व्हाट्सएप हमारे क्रोम में भी खुल जाता है, राइट? व्हाट्सएप आप उसमें गूगल पे जाके भी लॉग इन करते हो, और ऐप से भी यूज करते हो। तो अगर आपने क्रोम पे जाके लॉग इन किया तो व्हाट्सएप की वेबसाइट आती है, फिर आप लॉग इन करते हो। या फिर आपने इंस्टाग्राम को लॉग इन किया, या फिर आपने मान लीजिए अपना जीमेल बनाया हुआ है। तो अब जो है, पहले ये चलता था कि जीमेल को आपको डाउनलोड करके यूज करना पड़ता था, अब आप क्रोम पे जा करके कर सकते हो। तो क्रोम पे आप गए, आपने जीमेल डाला, और फिर आप लॉग इन करोगे तो आपकी ही आईडी खुलेगी, किसी और की आईडी आपको नहीं मिलेगी जीमेल में। उसी प्रकार से फेसबुक है। तो ऐसी चीजें जिनका एक्सेस सिर्फ आपके पास है, सबके पास नहीं है, जिसका आप लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाते हो, है ना, और उनको सिक्योर करते हो पासवर्ड बना करके, तो उसको हम कहते हैं डीप वेब। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। उसके बाद हम आते हैं डार्क वेब पे। देखो, जब भी हम डार्क बोलते हैं किसी चीज को, इसका मतलब है कि ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। समाज के लिए अच्छा नहीं है तो कैसे अच्छा नहीं है? तो देखो, डार्क वेब जो है ये भी सभी के लिए एक्सेसिबल नहीं है। पर क्या हम और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं? नहीं। तो कौन एक्सेस कर सकता है? देखो, डार्क जो वेब है ये जनरली जनरली क्या, हमेशा ही इलीगल एक्टिविटीज वाले लोग इसको एक्सेस करते हैं। यानी कि यहाँ पर कौन एक्टिव रहता है? डार्क वेब में एक्टिव रहते हैं हैकर्स, या साइबर फ्रॉडर्स, फ्रॉडस्टर्स, है ना, साइबर फ्रॉडस्टर्स, क्रिमिनल्स, ये लोग यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। और यहीं पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी या डीप फेक जिसको हम बोलते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की आ, हमें बोलना चाहिए आपत्तिजनक चित्र इत्यादि बना देना, उसको हम क्या बोलते हैं? डीप फेक बोलते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो डार्क वेब पर होती हैं। और डार्क वेब हमेशा इलीगल होता है। डीप वेब जो है वो 99% लीगली यूज होता है, और सरफेस वेब तो 100% लीगली यूज होता है। डीप वेब 1% आशंका होती है कि इसका इलीगल यूज हो जाए, क्योंकि वो सिक्योर होता है। और हम जानते ही हैं कि थोड़ा बहुत तो यूज हो ही सकता है। बाकी डार्क वेब जो है इसको हर कोई एक्सेस नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि डार्क वेब के लिए एक अलग प्रकार के ब्राउजर की आवश्यकता होती है, और ये अलग प्रकार का ब्राउजर, इसके लिए एक प्रसिद्ध नाम दिया जाता है, द अनियन राउटर। द अनियन राउटर, यानी कि इसको हम TOR बोलते हैं। इस प्रकार का ब्राउजर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्या ये ब्राउजर हम इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। इसके लिए बहुत अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो आई होप आपको ये वेब के बारे में चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे क्या कौन सी वेब होती है, ठीक है। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।